नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 5 अक्टूबर 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के न्यूज़ एनालिसिस में। ये न्यूज़ एनालिसिस हम हिंदी में करते हैं। इसका सेशन का जो पीडीएफ है टोटल आपको हिंदी में मिल जाएगा। जो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं हिंदी माध्यम के, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती थी करंट अफेयर को पढ़ना, और ख़ासकर करंट अफेयर में द हिंदू। क्योंकि हम इंग्लिश उतना सही से नहीं पढ़ पाते थे, तो हम एक दिन 2 दिन पढ़ते थे और फिर हम स्किप कर देते इन चीज़ों को। तो न्यूज़पेपर स्किप होता था, और हिंदी के द हिंदू के जो कंपेयर में दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर है हिंदी का, वो उतना फुलफ़िल नहीं करता डिमांड का, एग्ज़ाम का जो मांग है उसको पूरा नहीं करता। तो इसलिए हम द हिंदू का इनिशिएटिव लाने का कोशिश किए, और इसका रिस्पांस भी मुझे बहुत अच्छा मिला है। देखिए, मैं पहले ही बताता हूँ कि मैं व्यू के लिए यहाँ पे नहीं पढ़ाता। यदि हमारे साथ 20 स्टूडेंट ही जुड़ेंगे, 5 स्टूडेंट ही जुड़ेंगे, लेकिन वो कंटिन्यू यदि रहते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैं इस सेशन को कंटिन्यू ले जाऊंगा, क्योंकि देखिए भीड़ के साथ आप रिजल्ट नहीं देख सकते। यदि आपके साथ 100 बच्चे हैं, 5000 बच्चे हैं, तो आप रिजल्ट नहीं दे सकते 100%। आप जब 10 बच्चे या 5 बच्चे रहते हैं ना, तो ही आप रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आर्टिकल अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है, गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट कन्वर्जन एक्ट जो लाया गया था संरक्षण से रिलेटेड, ये देखिए वन संरक्षण अधिनियम सरकार के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या किया गया है, कौन सा 1980, ठीक है, 1980 में जो एक्ट था, उस एक्ट में इसमें संशोधन की बात की गई थी। लेकिन जब से सरकार ने ये ड्राफ्ट लेके आया, ये बिल लेके आने का कोशिश किया, अभी तो ये ड्राफ्ट ही बना था, तो इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हिंदू में भी आर्टिकल आया था जिसमें ये क्रिटिसाइज किया गया था कि गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी और ये जो कर रही है, गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, ये कहीं ना कहीं जो जनजाति क्षेत्र है, जो जंगल में रहने वाले समुदाय है, उनके लिए ये नुकसान करता है। तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। उसमें आप देख सकते हैं ये इसी से रिलेटेड था। चलिए नोट्स में हम डिस्कस करते हैं क्या पॉइंट है। देखिए, नोट्स में डिस्कशन ये है कि वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि पर्यावरण जो मंत्रालय है, इन्होंने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, ये मंत्रालय हो गया, कौन सा मंत्रालय हो गया, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। इसके अंदर जो भारतीय वन अधिनियम 1927 है, इसमें संशोधन की बात की गई थी। इसके लेके कुछ खामियां इसमें था, तो इसको लेके किया गया था, लेकिन इसको वापस कर लिया गया है। इसमें देखिए, इसको कब जारी किया गया था, ये प्रस्ताव को, ड्राफ्ट को, ये जो प्रस्ताव है इसको जारी किया गया था 2019 में, मार्च 2019 में, जिसमें पर्यावरण कार्यकर्ता और राज्य के द्वारा इस प्रस्ताव को कानून के लेके विरोध किया गया, विरोध जताया गया। इसमें विरोध जताने के लिए ये चीज़ें हैं कि सरकार ने भी इसको वापसी लिया है। इनका कहना है कि जनजाति और वन जो वन अधिकार, मतलब वन के जिनके पास है, उनके पास तो वन का अधिकार है ना, मैं उनके छीनने का काम नहीं करूंगा, उनको छीना नहीं जाएगा। तो इनकी आशंका दूर करने के लिए इस ड्राफ्ट को, इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है। अब हम आते हैं, बात चलती है कि ड्राफ्ट में था क्या, कि जिसके लेके प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब जो ड्राफ्ट में था भारतीय वन अधिनियम 2019 में, इसमें था कि भारतीय वन अधिनियम 2027 का ये क्या कर रहा था, संशोधन कर रहा था। 2027 का इसमें संशोधन किया जा रहा था, पहला चीज़। दूसरा ये था कि इसमें जो समकालीन जितने भी चुनौतियाँ हैं, क्या था ना, देखिए 1927 में कानून बनी, तो 1927 की स्थिति और अभी की स्थिति में अंतर है। बहुत सारे जो समस्या है, चुनौतियां है, जो सामने आया होगा। तो जो सामने आया होगा, तो उसके लिए पहले जो कानून नहीं था, तो क्या उस समस्या को आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो सरकार का यही था मत कि उस समस्या को हम नहीं रोक सकते, जो समकालीन, मतलब आसपास हमारे जो सामने अभी चुनौतियाँ आ रहा है, उसको दूर करने के लिए हम ये ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं, ये प्रस्ताव में इसमें अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे। इसके तहत ये कहा गया था कि अपराध को रोकने के लिए हथियार, मतलब हथियारों के साथ जो वन अधिकारी है, उनको क्षतिपूर्ति करने का प्रस्ताव किया गया था कि यदि वन का संरक्षण में कोई दिक्कत आती है, तो यहाँ पे इनको ज़्यादा सख्ती दे दिया गया था वन अधिकारी को। ठीक है, उसके बाद ये जो वन अधिकारी होते थे, इनके जांच के लिए, ठीक है, के पास अपराध की जांच करने के लिए, दंड संहिता करने के लिए सारा अधिकार इनको दे दिया गया था 1973 में जो दिया गया। इसके तहत उनको तलाशी करना, वारंट जारी करना, इनकी सख्ती हो गई थी। ठीक है, उसके बाद कई ऐसे थे जिनके पास पद था, ठीक है, वो समय जब मन होता है कोई अधिकारी हो, वो जब मन होता है कहीं पे भी दौरा कर सकता है, जंगल का को कहीं पे भी जा सकता है। ये सारे चीज़ें था। उसके बाद इसमें ये बनाया गया था कि 10% तक का क्षतिपूर्ति के लिए, मान लीजिए कि जितने भी वन में सिंचाई हो गया, उद्योग हो गया या फिर खनन हो गया, ठीक है, इससे जितने भी पैसा होगा, मान लेते हैं कि 100 रुपया होता है, तो उसमें से 10 रुपया रख दिया जाएगा, किसके लिए,
वन की संरक्षण के लिए, ठीक है, वन्यीकरण करने के लिए, वन का संरक्षण करने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए, वन का विकास करने के लिए, संरक्षण से जुड़े जितने भी सहायता उद्देश्य है उनको पूर्ति के लिए, जिससे कि क्या हो कि हम वन से पैसा कमाएं, इसका कुछ भाग वन के ऊपर ही हम खर्चा करें। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सरकार के द्वारा लाया गया था। अब सवाल उठती है कि इसमें विवाद था क्या। इसमें विवाद था कि वन अधिकारियों के द्वारा कानूनों का उल्लंघन, ठीक है, जिसके तहत कानूनों का उल्लंघन ये होता था जिसके तहत आदिवासी जो थे उनको गोली मारने का पूर्ण अधिकार इनके पास था, कि वो गोली मार सकते थे, इनके पास पूर्ण अधिकार था। दूसरा चीज़ इनके पास था अपराधी, मतलब कि मजिस्ट्रेट। मान लीजिए कि किसी को मैं अपराधी बनाया, ठीक है, ये इनको मैंने अपराधी बना दिया, इसको पकड़ लिया, तो राज्य जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। कब तक राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य सरकार? जब तक कि वह जो मुद्दा है मजिस्ट्रेट के अधीन नहीं चला जाता, जांच शुरू ना हो जाए, ठीक है। जब तक ये यहाँ तक मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगा तब तक ये राज्य सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो राज्य की तो शक्ति यहाँ पे ख़त्म कर दी गई थी ना, राज्य की शक्ति को कम कर दिया गया था। उसके बाद आरक्षित की घोषणा कर दिया गया था कि इस नए तहत किसी भी वन को, इस वन को मान लीजिए आप आरक्षित कर दिया जाएगा, तो इसमें जितने भी जनजाति रहते हैं इनको अपना जो घर होता है वो छोड़ के कहीं दूसरी जगह सेटल करना पड़ता है। तो देखिए ये इनका जन्म ही यहाँ पे हुआ है, सारा जीवन यहाँ पे हुआ है, और इनको यहाँ से हटा के दूसरे गाँव यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो कैसा होगा। सपोज डैट आप यदि गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपकी गाँव है, आपके गाँव के साथ आपको प्यार हो जाता है, मतलब कि जुड़ाव होता है। अब आपको क्या बोले कि आप अपने गांव से घर हटाइए, आप दूसरे वाले गांव में जाके रहो, तो आपको कैसा लगेगा? ये तो सही नहीं ना होगा, क्योंकि आपका गांव, आप यहाँ पे कंफर्टेबल थे, सारी चीज़ें समझते थे, क्लाइमेट का कैसा है वहाँ का, सारा चीज़ें आपसे रूबरू था। लेकिन यहाँ पे जाओगे आप, इनके लिए नया रहोगे। हो सकता है कि यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको अच्छा ना लगे, तो जो त्रिपुरा में जो आती है ना समस्या, वो सारी समस्या ज़्यादा से ज़्यादा उजागर हो सकती थी। तो ये सारी चीज़ समस्या था। उनका जो पैतृक भूमि था उनसे अधिकार कर दिया जाता था, ठीक है, अधिकार उनको अलग कर दिया गया था, अलग कर दिया जाता था। किसके तहत? किसी भी वन को यदि संरक्षण दे दिया जाए तो। उसके बाद है इनकी जो जीवन यापन होता है, पूरी की पूरी जीवन यापन जो होता है किसका, एक मिनट मैं इसको रफ करता हूँ। पूरी की पूरी जो जीवन यात्रा होता है जनजाति का, वो कहाँ से वो कमाते हैं, खाते हैं और रहते हैं, सारा का सारा वो जंगल पे डिपेंड करते हैं। जब वो वन पे निर्भर होते हैं और वन को आप संरक्षण कर देंगे, वन को कुछ नहीं कर सकते, तो इनका स्रोत कहाँ होगा जीवन यापन करने का? इनका जो जीवन यापन करने का स्रोत क्या होगा ये बताइए। अब जहाँ पे ये खाते हैं कमाते हैं, आप उनको बोलोगे नहीं करोगे तो ये जीवन यापन का तो स्रोत ही खत्म हो गया। जैसे कि आप इसको इतिहास के साथ जोड़ सकते थे कि जब ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है, अंग्रेज़ के द्वारा जो ट्राइब को लेके, जो जनजाति को लेके जो विधेयक लाए थे, उनमें यही किया गया था ना कि इनका अधिकार ही हटा दिया गया था कि आप जंगल में रहेंगे। आप जंगल में इनको जंगल काट दिया जाता था, क्योंकि ये जंगल में तो इनका घर है, फिर भी आप यहाँ पे करते तो वही चीज़ हो जाता है। तो नेक्स्ट ये देखते हैं। तो यही सारे समस्या था। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने इस विधेयक को ख़त्म कर दिया, और इनकी जो ड्राफ्ट विधेयक नहीं था, ये अभी प्रस्ताव ही रखा गया था और सभी से इस पर सूचना मांगा गया था 15 दिन तक। तो इसमें बहुत सारे इशू इसमें जताए गए थे। नेक्स्ट आर्टिकल हम आते हैं। दूसरा जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है कि यहाँ पे जो द हिंदू में हम देख लेते हैं, द हिंदू में सेकंड पेज पे ये आर्टिकल है, इसको कवर किया गया है। ये आर्टिकल देखिए, आम आदमी जो पार्टी है, ये आम आदमी सरकार के द्वारा दिल्ली में राज्य करती है। केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है दिल्ली के। इन्होंने प्रदूषण को निपटने के लिए शीतकालीन कार्ड योजना चलाई, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड शहरों में से एक माना जाता है दिल्ली को। दिल्ली अव्वल रहता है यहाँ पे प्रदूषण के मामले में, ठीक है। इसके लिए अब समस्या आ रही है कि शीतकालीन मतलब ठंड की समय आती है, तो उस समय किसानों के द्वारा पराली जलाया जाता है। पराली जो जलाया जाता है, इसको लेके इनको रेस इशू जताया गया है। केजरीवाल के द्वारा केंद्र को बताया गया है कि पराली वाला जो है, और जो वाहनों को सीएनजी में बदला जाए, ठीक है। जो वाहनों जो चलती है पेट्रोल या डीजल से चलती है, इनको सीएनजी के रूप में इनको बदल दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें इनमें आया था, इशू आया था। तो यही बात किया जाता है, इनमें सूत्रीय मांग रखा गया था कि जिससे कि वायु प्रदूषण जो है उनकी चीज़ें आगे बढ़े। देखिए, इसमें दो चीज़ें निकल के आती है। एक तो पॉलिटिकल हमें कुछ देखने के लिए मिलता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेंगे। सरकार के द्वारा जो कोशिश किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, हम इन चीज़ों को देखेंगे कि प्रदूषण एक हमारा क्या है, वायु प्रदूषण हमारा क्या है, मेंस का टॉपिक का पार्ट है जीएस पेपर 3 में। तो हम उस चीज़ के उस एक्सपेक्ट से बात करेंगे, अपना नॉलेज को गेन करेंगे। तो पराली से होता था, इनको सरकार के द्वारा बताया गया है कि
डिस्पोजल किया जाए, मतलब कि जैसे पराली है उसको जो नहीं जला के यदि इसमें केमिकल मार के इसको गला दिया जाए खेत में, तो यह एक उर्वरक के रूप में भी काम करेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो ये जो सिस्टम है, ठीक है, बायो डिस्पोजल, इसको क्या करना चाहिए, डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें विकास करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इसमें बताया जाता है कि भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ पे बना है, दिल्ली में, ठीक है। अब हम इस स्मोक टावर के बारे में जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है नोट्स के रूप में हम देख सकते हैं। स्मोक टावर क्या होता है, जैसे आप पानी को आरओ में डालते हैं ना, ठीक है, और क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसी तरह से इसको ये फिल्टर किया जाएगा, किसको, वायु को, ठीक है, वायु को, हवा को इसमें फिल्टर किया जाएगा, फिल्टर करके इसको साफ़ करके एयर फिल्टर किया जाएगा। इसको कई परतों में इसमें बनाया गया है, इसमें साफ़ किया जाएगा, ठीक है। यह इंडिया में पहली बार हुआ है, इस स्मोक टावर को बनाया गया था। वर्ल्ड में दूसरा है, वर्ल्ड में सबसे पहला जो बनाया गया था वो स्मोक टावर था सबसे बड़ा, जो चाइना में है, क्योंकि आपको पता है बेजिंग जो था पहले बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड शहर था, लेकिन अब इनकी मामला बहुत कम आ गया है, बहुत नीचे चला गया है, तो सरकार के द्वारा जो स्टेप उठाया गया। अब देखते हैं हम थोड़ा सा कि कार्य कैसे करते हैं, कार्य प्रणाली क्या होता है। डाउन ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम के द्वारा ये काम करता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये टावर है, ठीक है, ये टावर क्या करती है, ऊपर से 25 फीट जो ऊपर है, 24 फीट ऊपर वायु को लेती है अपने अंदर, ठीक है, और क्लियर करके साफ़ करके ये नीचे 10 फीट नीचे छोड़ देती है। तो ऊपर जो रहता है वायु, उसको ये यहाँ पे हवा को लेती है और इसको सफ़ा करके यहाँ पे नीचे से छोड़ देती है। यही काम करती है कौन, स्मोक टावर, समझ गए। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे। तो यही सिस्टम किया गया था, लेकिन चीन में ये क्या है, ये 60 फीट ऊपर से लेती है और इसको नीचे छोड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, जो इंडिया में बनाया गया है वो। देखिए आज के डिस्कशन में हमने 2 ही आर्टिकल को ले पाया, 2 ही आर्टिकल को कवर कर पाए, क्योंकि ये हमने एक इनिशिएटिव आप लोग को बताया था कि इनिशिएटिव हम लॉन्च करेंगे, जो इनिशिएटिव आप सभी बच्चे के लिए होगा, और बहुत ज़्यादा क्वेरी आती थी। तो देखिए हमारा जो इनिशिएटिव रहेगा गुरुकुल प्रोग्राम से संबंधित रहेगा। गुरुकुल प्रोग्राम क्या होता था, गुरुकुल का मीनिंग समझ लीजिए। पहले जंगलों में गुरु रहते थे और उनके साथ बहुत शिष्य रहता था और इनके कनेक्टिविटी रहता था। लेकिन हमारा जो अभी डिजिटल ज़माना आ गया ना, तो डिजिटल ज़माना में हमने और एक जो क्लासरूम प्रोग्राम चलता था, क्लासरूम प्रोग्राम में ये टच रहता है, लेकिन ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण शिक्षक से इसमें भी टच नहीं रहता है, टीचर से टचिंग नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया, हमने कोशिश किया हूँ कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक गुरुकुल जैसे बनाए, जिसमें हम बहुत कम स्टूडेंट को लेंगे। हमारा एक ही स्लोगन रहता है कि ज़्यादा के साथ आप भीड़ के साथ जाओगे तो रिजल्ट नहीं होगा। आप यदि 5-6 के पास जाओगे तो सबको कर पाओगे। आप बताओ कि गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो यदि पूरा 500 स्टूडेंट को पढ़ाते तो क्या अर्जुन उन पर निकल के आता? नहीं निकल के आता, क्योंकि उनको पर्टिकुलर मेहनत करना पड़ता है। चंद्रगुप्त का आप देख सकते हैं, चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य ने अकेला मेहनत किया है, उनके साथ साथ लगे हैं, हर स्थिति में हर परिस्थिति में उनके लिए जुड़े हैं। तो यही है आपके लिए वर्ड, जैसे चंद्रगुप्त ने किया था ना, उसी तरह आपको भी करना पड़ेगा। तो उसी तरह से आप करिए यहाँ पे। तो 2022-23 और कॉन्सेप्टर बैच मीन्स कि जो बच्चे 12वीं पास किए हैं अभी, यार फिर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है तो कॉन्सेप्टर बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए कैसे क्लास होगा, लाइव सेशन के माध्यम से क्लास होगा। इसमें लाइव सेशन का माध्यम से क्लास होगा, दोनों में 2022 के लिए भी लाइव सेशन रहेगा। 1 से 1.5 घंटे का क्लास होगा, 1.5 घंटे का। ये प्रतिदिन आपको क्लास को क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। हमें क्या होता है ना, हमारे पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। हमें दूसरे इंस्टीट्यूट के माध्यम से या बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से हमें रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड होता है। जब रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड होता है तो आपको पता है कि रिकॉर्डेड वीडियो क्या हो जाता है कि आपके पास पड़े रहते हैं, ठीक है, आप उसको देखते नहीं है, या फिर 10 मिनट देखे 20 मिनट देखे, आप बोलते हैं कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। ये आप जो टालते रहते हैं ना, इसके कारण से चीज़ें कवर नहीं हो पाती है। तो लाइव क्लास रहेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको लाइव क्लास अटेम्प्ट करना है तो करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास नोट्स करवाया जाएगा, साथ में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स भी दिया जाएगा। इसको हम वैल्यू ऐड नोट्स कह सकते हैं, जिसमें आपको सारे चीज़ें प्रोस्पेक्टिस आपके लिए बेटर रहेगा। आप इस नोट्स को एक बार पढ़ के देखिएगा, उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इस नोट्स से भी आगे कुछ है,
इस नोट्स में हमने बहुत सारे किताब को कवर करने का कोशिश किया है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट है। यदि आप 5-6 किताब को लिमिट करने के लिए जाएंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे मेहनत किया, हमारी टीम ने इस पर बहुत सारे मेहनत किया है और इसमें करने की कोशिश किया है। उसके बाद है आंसर राइटिंग प्रोग्राम। हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराएंगे, डेली का 2 या 3 क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। जो सब्जेक्ट चलेगा उसका आंसर चलेगा, उसके साथ साथ उसका मॉडल आंसर भी चलेगा। और इसमें मैंने एक चीज़ डालना भूल गया, मैं एक इसमें माइंड मैप भी डालूंगा, ठीक है। जितने भी करंट का और टॉपिक चल रहा है उसको हमें माइंड मैप के थ्रू यहाँ पे समझाने का कोशिश करूँगा। ये माइंड मैप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और खासकर मेंस के लिए, क्योंकि जब आंसर राइटिंग करते हैं तो ये माइंड मैप जो होता है आंसर राइटिंग के फॉर्म में आपके पास रहेगा। इसका जो सेशन चलेगा वो अक्टूबर से लेके जनवरी तक मैं मेंस के लिए चलाऊंगा। मेंस पर्सपेक्टिव से रहेगा, 2022 का मैं बात कर रहा हूँ। फिर फरवरी से लेके जून तक, 5 जून को जो आपका एग्ज़ाम है, तब तक फोकस रहेगा पीटी के लिए। इसमें आपको टेस्ट सीरीज कैसे लगाना है, किस तरह से अप्रोच करना है, कितना टेस्ट लगाना है, बहुत मैटर करता है। एक एक दिन आपके साथ जुड़ के यहाँ पे हमें रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट चीज़ है 2023 के लिए। 2023 के लिए ऑल सब्जेक्ट का इनको भी नोट्स मिलेगा, आंसर राइटिंग प्रोग्राम आएगा, ठीक है। इनको आपको भी आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करें। देखिए इसमें क्या होता है ना, हर जीएस का ना, हर टॉपिक का अलग अलग आंसर करने का अप्रोच होता है। आप क्या करते हैं, एक ही अप्रोच में सभी को करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप पीछे रह जाते हैं, लैग कर जाते हैं। ये जो क्लास स्टार्ट होगा इसमें एनसीईआरटी से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए 2022 के लिए अब टाइम नहीं है, तो जो हम एनसीईआरटी से कवर करें, तो हम चाहेंगे कि जीरो से हम यहाँ पे जो क्लास चलेगी उसमें हम एनसीईआरटी को कवर करने का कोशिश करेंगे। जीरो से लेके स्टैंडर्ड लेवल तक हम इसको आपको पहुँचाए और कॉन्सेप्ट को क्लियर चलते जाए। यहाँ पे आप लाइव सेशन के दौरान क्या होगा कि आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होता है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का आपके पास समय, आप कहाँ पे पूछेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आप यहाँ पे लाइव नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे आप हमारे साथ लाइव रहते हैं तो आप हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही कॉन्सेप्ट चले आप अपना हाथ उठाएंगे, सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन 5 बार पूछेंगे, यहाँ पे 5 बार डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, देखिए हम कम पढ़ेंगे लेकिन उतना ही पढ़ेंगे जो सॉलिड होगा, ठीक है। उससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 2023 के लिए बच्चे के लिए ये एनसीईआरटी से क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लास जो स्टार्ट आएगा ये होगा 11 अक्टूबर से, आपका जो सोमवार है 11 अक्टूबर से है। इससे पहले यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए हम सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट लेंगे हर बैच में, इस बैच में भी, इस बैच में भी, इस बैच में भी। ये जो बैच है हमारा कॉन्सेप्टर का, ये कॉन्सेप्टर बैच बहुत ही ब्यूटीफुल मैंने इसको सजाया है, ठीक है। किस तरह से ये मॉड्यूल किया गया है, इसमें यदि आप 12वीं पास आउट है, यदि 12वीं का एग्ज़ाम दिए हैं, फिर भी यूपीएससी जर्नी में आना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप 12वीं पास से कर सकते हैं, या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 23 वाले स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ अमाउंट रखा गया है, ये अमाउंट आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, आप बोलोगे कि सर आपने फीस यहाँ पे लगा दी। देखिए हमारी टीम की मेहनत होती है, माइंड मैप देना, करंट अफेयर के साथ लिंक करना आपके पोर्सन को, हर दिन क्लास होना, तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगता है और कुछ मेहनत भी लगता है। तो इसलिए इसमें 2022 के स्टूडेंट के लिए 9,999 है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। आप लाइव सेशन में कहीं भी जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे चार्ज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 9,999 है। सिर्फ 5 स्टूडेंट के लिए रहेगा ये, 5 से 6 स्टूडेंट। क्योंकि देखिए 5 से 6 स्टूडेंट आपको इसलिए, क्योंकि आपके पास जो जूम में ऐड होंगे स्टूडेंट, आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे विदिन 10 स्टूडेंट के नीचे ही रहेगा, 10 स्टूडेंट से ऊपर कभी नहीं जाएगा। जैसे ही आपको क्लास में 10 स्टूडेंट से ज़्यादा दिखे, आप तुरंत क्लास को ड्रॉप करिए, आप मुझे कॉल करिए और आपको पैसा वापस रिफ़ंड होगा। आप इसमें जो भी सीरीज़ है, ठीक है, 1 महीना आप करके देखिए, आपको बेनिफिट यदि नहीं लगता है तो आपको यहाँ पे अमाउंट वापस कर दिया जाएगा 100%। ये गारंटी मैं लेता हूँ कि आप इसमें आइए, 1 महीना करके देखिए। यदि 1 महीने के अंदर आपको नहीं लगता है कि हाँ बेनिफिट नहीं है, तो आपको मनी गारंटी वापस है यहाँ पे, ठीक है। 2023 के स्टूडेंट के लिए ये 2023 तक है, 2 ईयर का प्लान है, लंबा प्लान है हमारा। तो इसके लिए हम 19,999 रखे हैं, ये भी कोई ज़्यादा फीस नहीं है, इसको भी आप पे कर सकते हैं 19,999। और जो कॉन्सेप्टर बैच है, जो 12वीं पास स्टूडेंट है, उनके लिए पर ईयर 9,999, ये पर ईयर के हिसाब से इसमें लगेगा 9,999। आप अधिक डिटेल में मुझे जानकारी लेना चाहते हैं हमसे, तो आप मुझे इस नंबर पे 7059779271 और 93041940
215, इस दोनों नंबर पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, ठीक है। और अलग से मेंटोरशिप यदि प्रोग्राम आप लेना चाहते हैं, मतलब मेंटोरशिप प्रोग्राम ये होता है कि मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा, यदि आपके पास गाइडेंस करने वाला नहीं है तो गाइडेंस करने वाला भी मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम का जो फीस है वो 1 ईयर का है 5,999। ये आपके पास डिटेल है। यदि आप हमारे साथ जुड़ के मेहनत करना चाहते हैं और हमारा मकसद है लिस्ट में आना, लिस्ट में नहीं आना, टॉप 100 में आना, IAS के अंदर आना, तो ये आप मेहनत करिए, हमारे साथ आइए। अमाउंट कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन आप जुड़िए। एटलीस्ट मुझे एक बार कॉल करिए यदि फीस को लेके भी आपको प्रॉब्लम आता है, तो आपस में बात करके उसको हम डिटेल डिस्कस करना चाहेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।